जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल जिसका नाम है गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा। सीडीएस और सीएपीएफ 2020 के लिए करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है। आज इसका रहेगा पार्ट 12। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट रहने वाला है। अगर आपने पहले 11 पार्ट्स नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर के करते हैं शुरू। इसके अलावा सीडीएस और सीएपीएफ के बैचेस चल रहे हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए हो, पर्सनल गाइडेंस चाहिए हो, मॉक टेस्ट चाहिए हो या करंट अफेयर्स चाहिए हो तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा आपका एफकैट का एग्जाम भी पास में आ रहा है, तो एफकैट के जीके की ई बुक अगर आपको चाहिए हो और एफकैट के जीके के पोर्शन को आपको मास्टर करना हो तो ये ई बुक भी आप परचेज कर सकते हैं इस नंबर पे व्हाट्सएप करके। तो चलिए बिना देर के करते हैं शुरू आज का इंपॉर्टेंट पार्ट, इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशंस पीस कीपर्स 2020। अब देखिए, आपको पता है जो इंपॉर्टेंट डेज रहते हैं और उनके थीम्स होते हैं, इन पर एक या दो क्वेश्चन आपके सीडीएस और सीएपीएफ में बनने के पूरे चांस रहते हैं। अब इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशंस पीस कीपर 2020 कब ऑब्जर्व किया गया? देखिए, ये ऑब्जर्व किया गया 29 मई को। इंपॉर्टेंट है। अब दूसरी चीज, ये ऑब्जर्व क्यों किया जाता है? देखिए, इस दिन जितने भी हमारे महिलाएं हैं या पुरुष हैं जिन्होंने यूनाइटेड नेशंस के पीस कीपिंग मिशंस में अपना सहयोग दिया है उनको ट्रिब्यूट देने के लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन्हें ट्रिब्यूट देने के लिए 29 मई को ये ऑब्जर्व किया जाता है। अब दूसरी चीज़, इसका थीम क्या था? थीम था वुमेन इन पीस कीपिंग अ की टू पीस। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डे पूछा जा सकता है, थीम पूछा जा सकता है। तो चलिए चलते हैं आगे देखते हैं। डार्क वेब और डार्क नेट, ये टर्म्स जो है काफी न्यूज में रही हैं। अगर आपको पूछा जाएगा तो इन टर्म्स के ऊपर सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखिए हुआ क्या, डार्क वेब पर ना हमारे इंडियंस का बहुत ज़्यादा डाटा जो है फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। हमारे जितनी भी ड्रग ट्रैफिकिंग होती है, पॉलिटिकल प्रोटेस्ट जो है भड़काए जाते हैं या फिर इलीगल वेपन्स का ट्रेड होता है, उन सारी इंफॉर्मेशन जो शेयर होती है वो डार्क वेब पर होती है। और यहाँ पर ही हमारे इंडियंस का जितना भी डाटा है वो फ्री में लीक हुआ था। अभी हमारी जितनी भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लोग किस सेक्टर में जाना चाहते हैं, वो सारा डाटा लीक हो गया था। अब देखिए डार्क वेब होता क्या है। देखिए 3 तरह की चीज़ें हैं, सरफेस वेब, डीप वेब और डार्क वेब। सरफेस वेब में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? वो चीज़ें आती हैं जो आप सर्च इंजन पर सर्च करने चाहते हैं और इजीली आप उसको यूज़ कर सकते हैं, चाहे विकीपीडिया हो गया, गूगल हो गया, फेसबुक हो गया या कोई भी ऐसी साइट्स हो गई जिसे आप इजीली ओपन कर सकते हैं। अब कई कॉन्फिडेंशियल डाटा होते हैं, प्राइवेसी कंसर्न्स होते हैं, गवर्नमेंट का डाटा होता है, तो ऐसी काफ़ी चीज़ें होती है जो इंटरनेट पर अवेलेबल तो हैं लेकिन उन साइट्स को सभी यूज़ नहीं कर सकते। उसके लिए लॉगिन चाहिए होता है, उनका लिंक चाहिए होता है प्रॉपर, तो ये हिडन रहती हैं, तो सर्च इंजन पर सर्च करने पर वो हमें शो नहीं होती। तो ये किसका पार्ट है? डीप वेब का। इसके अलावा तीसरी चीज़ है डार्क वेब। अब डार्क वेब जो है इसमें सारे इलीगल काम होते हैं, ये इंटरनेट पर रहता है, हिडन रहता है, प्लस किसने वो डाटा अपलोड किया वो पता नहीं चलता है। और तीसरी चीज़ जो है, इनको स्पेशल सॉफ्टवेयर से यूज़ किया जाता है और यूज़ भी वही कर सकते हैं जो स्पेशल सॉफ्टवेयर उनके पास है डार्क वेब यूज़ करने के लिए। तो ये है डार्क वेब, जहाँ पर हमारे इलीगल काम होते हैं, हमारा डाटा जो है शेयर किया जाता है फ्री में। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान में रखना, आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि सरफेस वेब क्या है, डीप वेब क्या है, डार्क वेब क्या है। तो चलिए चलते हैं आगे देखते हैं स्वदेश। पहले तो आपको इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। आपको या तो फुल फॉर्म पूछी जाएगी या ये इनिशिएटिव कौन कौन सी मिनिस्ट्री का ये पूछा जाएगा। फुल फॉर्म क्या है? स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डाटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट, यानी कि हमारे जो स्किल्ड वर्कर्स वंदे भारत मिशन के तहत जो वापस आए हैं, अब उन्हें एम्प्लॉयमेंट भी तो देनी है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देने के लिए उनका जो डाटाबेस बनाया गया है वो किसके तहत बनाया गया है? स्वदेश के। इंपॉर्टेंट है। अब ये इनिशिएटिव किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप का
और साथ में मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का। इंपॉर्टेंट है, तीनों ही मिनिस्ट्रीज आपने याद रखनी है और याद रखना कि ये स्किल्ड वर्कर्स के लिए है। जो स्किल्ड वर्कर्स नहीं है उनके लिए नहीं है ये चीज। स्वदेश और फुल फॉर्म भी इसकी याद रखना। चलिए चलते हैं आगे। प्रोजेक्ट अहाना। अब देखिए प्रोजेक्ट अहाना किसके रिलेटेड है, ये क्वेश्चन आपको डायरेक्टली पूछा जा सकता है। ये एक नेशनल इनिशिएटिव है किसके लिए, कि जो हमारा HIV एड्स ट्रांसमिट होता है वुमेन से चाइल्ड में प्रेगनेंसी के दौरान, उसको रोका जा सके। यानी कि ऐसा ना हो कि वुमेन से चाइल्ड में ट्रांसमिट हो हमारा HIV एड्स। ये किसका काम है, प्रोजेक्ट अहाना का। इंपॉर्टेंट है, नेशनल लेवल का इनिशिएटिव है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है और अभी अभी न्यूज में भी रहा है। तो चलिए चलते हैं आगे। आगे देखते हैं डाउन सिंड्रोम। देखिए इसके बारे में पढ़ने से पहले, ये वैसे तो बायो का क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स में क्यों लिया। देखिए बॉम्बे हाई कोर्ट में एक पिटीशन गई थी कि वुमेन जो थी, एक वुमेन थी, वो प्रेग्नेंट थी, उन्होंने गर्भ धारण किया हुआ था 6 हफ्ते का और उन्हें पता चल चुका था कि जो उनका बच्चा जन्म लेने वाला है वो डाउन सिंड्रोम से ग्रसित है और वो चाहती थी अबॉर्शन करवाना कि वो डाउन सिंड्रोम से ग्रसित है तो हम अबॉर्ट करवाना चाहते हैं। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने वो पिटीशन जो है कैंसिल कर दी थी। अब इम्पॉर्टेंट क्या आपको पता होना चाहिए कि डाउन सिंड्रोम होता क्या है। आपको पता है कि जो हमारा ह्यूमन है उसमें 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी कि टोटल कितने हो गए 46 क्रोमोसोम। अब आपके सामने मैंने लिए ये 22 पेयर्स और उसके बाद अगर XY हो तो वो लड़का होता है, अगर XX हो तो लड़की होती है, ये आपको पता होगा। अब डाउन सिंड्रोम में क्या होता है कि जो 21st पेयर होता है ना क्रोमोसोम का, 21st पेयर वो रेप्लिकेट कर लेता है या तो हाफ या फुल। आप देखेंगे पेयर में होते हैं 2 क्रोमोसोम लेकिन यहाँ आपको दिख रहे हैं 3। तो डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, जो 21st पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है ना वो खुद को रेप्लिकेट कर लेता है, या तो फुली रेप्लिकेट कर लेता है या हाफ रेप्लिकेट करता है। उसकी वजह से जो है काफ़ी दिक्कतें आती है, माइंड की ग्रोथ नहीं होती, जो हमारा फेस है जन्म लेने के बाद वो सही नहीं होता। इन शॉर्ट जो है बच्चा अब नॉर्मल पैदा होता है, अब नॉर्मल। इंपॉर्टेंट है डाउन सिंड्रोम किस तरह से होता है पता होना चाहिए। तो चलिए चलते हैं आगे देखते हैं कतकारी ट्राइब। इंपॉर्टेंट है, अभी अभी न्यूज में रही। अब ये काम मैं आप पर छोड़ता हूं कि आपने मुझे ये बताना है कि कतकारी ट्राइब रिसेंटली न्यूज में क्यों रही थी। ये आपका होमवर्क है आज का। अब देखिए क्वेश्चन आपको ये पूछा जा सकता है कि जो हमारी कतकारी ट्राइब है ये कहाँ पर लोकेटेड है। तो देखिए ज़्यादातर महाराष्ट्र में कतकारी ट्राइब जो है आपको मिल जाएगी, या कुछ प्लेसेस गुजरात की। इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली पूछा जा सकता है। तो चलिए चलते हैं आगे देखते हैं आर्टिकल 326 अभी न्यूज में रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल 326 जो है उसमें क्या होता है। देखिए आर्टिकल 326 ये कहता है कि लोकसभा की इलेक्शंस जो भी होते हैं या फिर हमारे स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली के जो भी इलेक्शंस होते हैं उसमें वो सभी लोग वोट कर सकते हैं जो 18 साल से 18 वर्ष से जिनकी आयु ज़्यादा है। इंपॉर्टेंट है कौन सा आर्टिकल जो है कहता है कि 18 वर्ष से ऊपर जितने भी होंगे वो लोकसभा के इलेक्शंस में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस में वोट कर सकते हैं। और अन्यथा ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि उनके पास अब सिटीजनशिप नहीं है या कोई क्रिमिनल केसेस ना चलते हों, तो बस उस केस में उसको इस अधिकार से वंचित किया जा सकता है। नहीं तो हमारी लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जितने भी इलेक्शंस हैं उसमें 18 साल से ऊपर, 18 वर्ष की आयु से ऊपर सभी लोग वोट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है। दूसरा एक और चीज़ न्यूज़ में रही थी, सीक्रेट बैलेट। तो इसके ऊपर यही जजमेंट आई है कि सीक्रेट बैलेट क्या होता है। सीक्रेट बैलेट ये है कि जैसे आप सीक्रेसी से वोट डालते हैं अपने इलेक्शंस में, तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि सीक्रेट बैलेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति खुद से बताना चाहता है किसी को कि उसने किसको वोट डाली है तो वो बता सकता है, यानी कि उसको रोका नहीं जा सकता और ये ऑफेंस नहीं है। अगर वो खुद बताना चाहे
कि उसने किसको वोट डाली है तो वो बता सकता है। ये कोई भी क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, इस पर कोई भी पनिशमेंट नहीं मिलेगी। तो ये इशू था। आर्टिकल 326 आपको पता होना चाहिए। तो चलिए, ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। जल्दी मिलेंगे अपनी अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।